आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है और आज हम 4th क्लास ले रहे हैं। एम आई ऑडिबल टू ऑल? सुनाई दे रही है आवाज़? यस सर। चलो, अच्छी बात है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो पाठ्यक्रम पटरी के साथ अनुभव हैं। मेरा ख्याल है लगभग 50 लोग आ चुके हैं। 50 वर्ष के एक पेशेंट की दवाई लेने के लिए उसकी वाइफ मेरे पास आई। शी टोल्ड कि इनको जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है, एलर्जी हो जाती है और दही खाने से, कर्ड होता है ना, कर्ड खाने से दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है और होती ही कर्ड खाने से है। तो मैंने इसको पूछा कि अगर ये कर्ड नहीं खाते, दही नहीं खाते, तो क्या जुकाम नहीं लगता? शी टोल्ड नो और रेयरली। देन आई टोल्ड कि आप मेरे पास दवाई लेने आए हो तो बेटर है कि अगर आप दही छोड़ दो, क्योंकि एक ही चीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लमेटिक है तो बेटर है कि उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। उसने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब, ही इज़ नॉट एग्रीइंग, वो इसके लिए नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैंने हफ्ते बाद तो दही खाना ही होता है, आई कैन नॉट लीव इट, सो प्लीज़ गिव मेडिसिन फॉर हिम। कैन यू प्लीज़ suggest the rubric with the help of which we can reach the appropriate remedy for this man? Anybody? Please do fast. जब आप केस सुन रहे होते हो तो कुछ सोच लेना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एनी रुब्रिक, अगर दही नहीं खाता तो फिर जुकाम नहीं लगता और अगर दही खाता है तभी लगता है। दिस वाज द केस। डॉक्टर मोहिनी राज देशपांडे और अवेटिंग फॉर योर इनपुट्स। हाँ जी, बोलिए डॉक्टर रियाल। लिख के भेज दो, लिख के मैसेज कर दो। केयरलेस, ठीक है। संदीप कांसे सौर एग्रावेट। चलो, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। आई सिलेक्टेड 2 rubrics and I gave him Baraita carb. The first rubric was antagonism with himself. Antagonism with himself. The second was childish, foolish. The reason being that कि उसको दही खाने से दिक्कत होती है और उसको पता है कि दही खाने से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको छोड़ने की बजाय वो कह रहा है कि आई कैन नॉट लीव इट और हफ्ते बाद तो मैंने खाना ही खाना है। तो ये अपने अगेंस्ट दुश्मनी करना है, अपने साथ दुश्मनी करना है। और ऐसी अपने साथ दुश्मनी अगर 50 साल का कोई व्यक्ति करता है तो फिर वो चाइल्डिश है और मूर्ख है। आपकी सभी की वीडियोस बंद है यार, कोई ऑन करो। मेरे को लगता है मैं दीवार के साथ ही अपना है ना काम चला रहा हूँ। ऑन कीजिए वीडियोस। आप इसको मन में रख लीजिए। अब हम दूसरा केस शुरू करते हैं। तो मेरा ना पर्पस क्या है क्लास लेने का, कि आप लोगों को जो रुब्रिक है, बोरोस ट्रबल तो कोई और ही थिंग है डॉक्टर साहब, वो तो इसके साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। कोई केस आएगा बोरो ट्रबल का तो किसी ने हाथ उठाया, कोई बोलना चाहता है? डॉक्टर रियलमी, हाँ जी प्लीज़। चलो, द नेक्स्ट केस
This case was a case of child of a homeopathic physician who came to me for medicine of her 12-year-old child who was suffered from high grade fever with inactivity and too much weakness, and she told that कि डॉक्टर साहब मंडे को सुबह इसके स्कूल से फ़ोन आया कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, उल्टी आने को कर रहा है और साथ में बुखार है, तो इसको आके ले जाओ। तो मैं इसको स्कूल से ले आई। घर आके ये बिल्कुल निडाल हो गया और लगातार सो ही जा रहा था। देन शी गेव ओपियम एंड आफ्टर ओपियम उसकी कुछ कॉन्शियसनेस तो गेन हुई, लेकिन फीवर और जो बाकी सिम्टम थे वो सारे सबसाइड नहीं किए। तो दिस वाज द केस। देन आई आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस टू दिस मदर कि एक दिन पहले क्या हुआ था जब इसको बुखार आया, उससे एक दिन पहले क्या हुआ था। शी टोल्ड कि नथिंग स्पेशल, इसका चेस का कंपटीशन था तो इसको मैंने वहाँ छोड़ा था और सुबह छोड़ा और शाम को वापस घर ले गई। वहाँ मैंने पूछा कि वहाँ का शेड्यूल क्या था। कहती सुबह मैंने इसको पैसे दे दिए थे, इसने वहाँ से कोई चीज़ खाई कैंटीन से और उसके बाद दोपहर का लंच मैंने इसको दिया। फिर मैंने पूछा कि जब सुबह स्कूल गया तो इज़ देयर एनी सिम्टम, इज़ देयर एनी साइन। कहती नो, द चाइल्ड वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्टिव टिल मॉर्निंग while going to the school. It was in the school around 11 when the school called her mother that the child is not well. This was the case. Anybody? बोल के जवाब दे सकते हो आप। बोल के जवाब दे सकते हो। सडन ऑनसेट फीवर गैस्ट्रिक तो डलनेस है बच्चे में हम्म बहुत ज्यादा। हम्म The first rubric which I selected was sudden effects. Sudden effects because उसको कुछ भी एक्यूट डिजीज़ में कुछ भी पहले कुछ पता नहीं चला, एकदम से ही सारा कुछ हो गया। तो दूसरा रुब्रिक लिया गया गैस्ट्रिक फीवर। फीवर के अंतर्गत रुब्रिक है गैस्ट्रिक फीवर। और तीसरा उसकी इनएक्टिविटी थी, तो आर्सेनिक वाज द रेमेडी। I would like to share an important case of deafness and discharge from the ear. Through this case, I want to discuss the importance of cause in homeopathy. Let me mute. आप अपने जगह से ही कर दो ना सब। तो 40-year-old ये लेडी मेरे पास कान की दवाई लेने के लिए आई। इसने मेरे को बताया कि बहुत समय से इसके राइट ईयर से इसको सुनाई नहीं देता और अब इसको लेफ्ट ईयर से भी दिक्कत आनी शुरू हो गई है। कभी कभी कान में से पानी भी निकलता है। कुछ और इसने सिम्टम बताया कि इसको दर्दों की शिकायत है, स्किन में खारिश होती है, लेकिन चीफ कंप्लेंट वाज डेफनेस एंड ईयर डिस्चार्ज। बिल्कुल पतला डिस्चार्ज, वो कभी कभी रहता है, रेगुलर नहीं रहता। तो जैसे हम केस टेकिंग करते हैं तो मैंने इसको पूछा कि मुझे पूरी कहानी सुनाओ, टेल मी द होल स्टोरी, कैसे शुरू हुआ। बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी, खेतों में काम करने के लिए हम लोग जाते थे,
तो बहुत साल पहले मूंगफली के खेत, मूंगफली जो ग्राउंड नट है उसके खेत में मैं गई और वहाँ मूंगफली निकाल रहे थे, तो मैं जिद करने लगी कि मुझे घर जाना है। वो अपनी मदर के साथ थी, तो मुझे घर जाना है, लेकिन इसकी बात नहीं मानी गई। तो इसने गुस्से में आके खेतों की मिट्टी अपने कानों में भर ली अच्छी तरह से, और उसके बाद इसके कान में बहुत भयंकर दर्द हुआ। देन डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने इसको दवाई वगैरह दी, कहती कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाली, मिट्टी सारी निकल गई। उसके बाद इसका कान बहना शुरू हो गया और धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो गया, और अब आपके सामने ये केस था। कोई इनपुट आपकी तरफ से? एनी इनपुट? सर इंजरी हुई ना कान को मिट्टी डालने के बाद, तो एलिमेंट फ्रॉम इंजरी मारने का है क्या? कौन बोल रहा है ये? सर भारती भोईर। हाँ, भारती जी नमस्कार। हम पहली बार आपकी आवाज़ सुनी है। हाँ, तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपके ना जो जवाब है ये बिल्कुल इंटैक्ट है। लॉक कर दिया जाए? वैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि लॉक कर दिया जाए, तो इंटैक्ट है। तो अब ये रेपर्टरी में रुब्रिक है ईयर्स के अंतर्गत। तो मेडिसन वाज टेलुरियम। ओके, इसको टेलुरियम 200 की रोज़ एक डोज दी जा रही है। थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, इट विल टेक टाइम, और मुझे होप है कि ये लेडी रिकवर कर जाएगी, क्योंकि इसकी एज अभी मिडिल एज में है, ये ओल्ड एज में नहीं है। हाँ जी, क्लास चल रही है, वो ज्वाइन फटाफट। डेफनेस फ्रॉम इंजरी है क्या सर? आप ईयर ड्रम जो है ना उसके अंतर्गत देखें। ओके, अब हम थोड़े से और कॉम्प्लिकेट केस में जाते हैं। अभी तक मैंने 3-4 केस जो आपको बताए हैं, वो केस तो बहुत आसान केस थे। एक्सक्यूज मी। यस, डॉक्टर विद्यासागर, मैं डॉक्टर संदीप बात कर रही गल। हाँ जी, करो संदीप। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੇਡੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰੂਬਰਿਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ? नहीं हो रहा, एक मिनट जरा, उनको क्लास लग रही हो गया। ज्वाइन नहीं हो पा रही हो। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, डॉक्टर साहब ज्वाइन नहीं हो रहा आपका? तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਈਅਰਸ, ਔਰ ਕੌਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੌਜ਼ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣਾ ਸੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। तो इस करके उस ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अदर पीपल पंजाबी सॉरी अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमने पढ़ा है कि जो एक्यूट एलिमेंट्स हैं उसमें हम एलिमेंट्स फ्रॉम लेंगे ज्यादा एप्लीकेबल रहता है अगर हम एलिमेंट्स फ्रॉम लेते हैं एक्यूट में या सब एक्यूट में, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रॉनिक केस। तो इसमें मतलब वी शुड मतलब अगर ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ से प्रिस्क्राइब करिए तो कि ये ज्यादा मे बी इंटरवेंट रेमेडी की तरह या ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। मतलब मैं ये कह रही कि कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंस ठीक है, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ that was not a normal reaction। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਏਜ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ। इनके विच ना इसमें क्या है, डिस्ट्रक्टिव मियाज में हाँ नहीं मैं वन थिंग मैं क्लास जब ले रहा हूँ तो यही मैं आपको एक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे पहले जब भी हम बॉगर के ऊपर काम करते हैं या पाठक के ऊपर काम करते हैं तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ओनली एंड ओनली सिम्टम्स
रेपर्टरी और मटीरिया मेडिका, इसमें कोई वो जो मियाज़म है इसको हम कंसीडर नहीं करते। और मैंने अभी जब क्लास शुरू की तो मैं यही बताना चाह रहा था कि जो कॉज है उसका रोल जो होता है वो हमें ये नहीं है कि अगर केस क्रॉनिक है तो हम कॉज नहीं लेते। डॉक्टर पाठक के मटीरिया रेपर्टरी के प्री फेज में उन्होंने लिखा है कि व्हेन सम स्पेशल एविडेंट कॉज इज़ प्रेजेंट दैट कॉज मे रिप्रेजेंट द टोटलिटी ऑफ द केस। तो उनके अगर डॉक्टर पाठक के आप केस पढ़ोगे तो जैसे ये केस है, सिमिलर केस डॉक्टर पाठक के एक सिंगल रेमेडी से जो कॉज के आधार पर सिलेक्ट की गई थी तो वो ठीक हो गए केस। आगे मैं आज और भी बताता हूँ, आज मैं बहुत सारा मटेरियल लेके आया हूँ। हाँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल देते हो तो कोई इतराज़ नहीं है, यू कैन डू, अपना अपना वे है जहाँ से भी हम पेशेंट को ठीक डॉक्टर करते मैं हैं। वो नहीं, ये मेरा मुद्दा नहीं था इसमें। मैं ये कहना चाह रही थी एक्चुअली मुझे नहीं पता कि इसमें एप्रोप्रिएट रूब्रिक लगेगा क्या। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी अगर देते हैं तो इसमें क्या लेंगे हम एप्रोप्रिएट रूब्रिक उस टाइम पे। मान लो ये आज का केस होता तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल निकालनी होती इसकी, तो फिर क्या कौन सा प्रॉपर एप्रोप्रिएट रूब्रिक क्या है इसका? उसमें डॉक्टर साहब फिर मैं ना और भी पूछता थोड़ा सा, क्योंकि एक स्थिति में अगर वो इंसिडेंट्स मेरे सामने है उसको छोड़ के मैं आज की स्थिति भी देखता, क्योंकि ये 30 साल की घटना है। तो 30 साल में जो डीएनए है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हालात के अनुसार कुछ चेंज होने की संभावना बन जाती है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल जब भी कभी निकालनी है तो उसमें तो सिर्फ एक बात पे आप नहीं निकाल पाते हो, उसमें तो पूरी हिस्ट्री लेनी मैं पड़ती है। रूब्रिक नहीं, मैं डॉक्टर रंजू मैं रूब्रिक की देर बात आर कर रही हूँ। देर आर सर मैनी रिबेलियस ले सकते हैं क्या? ओके क्या देर हम आर इसका रिबेलियस ले सकते हैं? देर आर मैनी रुब्रिक्स लाइक पीविश है, पीविश, पेचुलेंट पेचुलेंट, है, सो मैनी रुब्रिक्स हैं, लेकिन जो माइंड के रुब्रिक्स हैं वो बहुत कम है इस रिपर्टरी में। फिर हमें दूसरी रिपर्टरी के ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि मेरा तो ठीक है है ना। प्लीज कैरी ऑन नाउ, ओके, प्लीज कैरी ऑन। दिस लेडी, इसने मेरे को बोला कि इसको बहुत दिनों से नाक में जो नज़ला है वो ठीक नहीं हो रहा। मैं कोलकाता गई थी, वहाँ गर्मी थी, और यहाँ पे जब यहाँ से गई तो वहाँ गर्मी थी, यहाँ ठंड थी, और रास्ते में एसी भी चला हुआ था। तो मुझे वहाँ जुकाम हो गया, और मुझे किसी ने बताया कि कोलकाता में अभी कोरोना भी चल रहा है। तो वहाँ से मैंने दवाई ली 5 दिन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद गले में खराश शुरू हो गई, और जब ये केस दे रही थी तो इट वाज टेकन टेलीफोनिकली, तो बार बार ऐसे इसको हो भी रहा था कि देखिए डॉक्टर साहब मेरे गले में बहुत खराश हो रही है। मैंने जीवन में ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कभी नहीं की कि ये जुकाम ख़त्म ही नहीं हो रहा। 4 दिन पौंडीचेरी में गए, दिन में गर्मी, रात में ठंड रहती थी, साथ वाले एसी भी चलाते थे। वहाँ से वापस आई अमृतसर, और आके फिर मैंने ठंडे पानी से भी नहा लिया, जुकाम नहीं ठीक हुआ। अब नज़ला बह रहा है, डेंस है, और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज नाक से निकली जा रहा है। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ली है, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गए हैं। तो इसका उसने मेरे से दवाई मंगवाई। ये जो भी केसेस हैं ये कॉज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर पाठक रिपर्टरी पे जो यूट्यूब पे है, संदीप आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने ये बताया है कि बिना कॉज के तो पत्ता भी नहीं हिलता। आज आप लोग मेरे साथ हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो कुछ लोग तो सफ़र में हैं, डॉक्टर सुनीता कार चला रही हैं, साथ में गाना सुन रही हैं, गाना नहीं मेरा लेक्चर सुन रही हैं, और डॉक्टर संदीप शायद ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में। तो बिना कॉज के तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो यहाँ पे जो कॉज थी वो थी चेंज ऑफ वेदर, टेम्परेचर एग्रावेट, ये आपके लिए बहुत आसान है। सेकंड रुब्रिक था इचिंग इंटरनल, जब भी गले में खराश होती है ना
तो इसके लिए जो पाठक रिपर्टरी में रुब्रिक है ना, वो है इचिंग इंटरनल। वहाँ गले में कोई स्पेसिफिक खराश की दवाई नहीं दी गई। तीसरा रुब्रिक मैंने लगाया क्रॉनिसिटी। क्रॉनिसिटी इसलिए लगाया कि इतना लंबा। देखिए यहाँ पे ना एक और रुब्रिक बड़ा क्लोज था मेरे, वो था इम्पेशंस, हरी। अब ये इम्पेशंस हो रही है क्योंकि बहुत समय लग गया, लेकिन मैंने वो रुब्रिक लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसकी जो इम्पेशंस थी वो जेन्युइन थी। अगर 2 दिन के जुकाम के बाद पेशेंट कहे कि बहुत देर हो गई है, जल्दी ठीक करो, तो मैं मान सकता हूँ कि वो इम्पेशंस होगी, क्योंकि जुकाम को ठीक करने के लिए 3-4 दिन की पेशेंस चाहिए। तो यहाँ पे तो 15-15 दिन दवाई खाते हो गए और दूसरे आयुर्वेदिक भी ले ली और सब कुछ करके देख लिया, फिर पेशेंट इम्पेशंस हो रहा है, तो ये जेन्युइन है। तो मैंने फिर इम्पेशंस की जगह पे क्रॉनिसिटी लिया, क्योंकि जुकाम जो है इट इज़ एक्यूट डिजीज़, और जब ये इतना लंबा चला गया तो क्रॉनिसिटी में तब्दील हो गया। सीपिया 500 1 dose daily was prescribed with 100% success. नेक्स्ट केस है, दिस केस सर सीपिया क्या किस पोटेंशियल में सर? 500 सर ग्रीन भी है ना वो? हाँ। वो डिस्चार्ज भी ग्रीन यस है उसका? यस उसको कंसिडर किया है। वो नेक्स्ट डिस्चार्जेस। नोज के अंतर्गत डिस्चार्ज ग्रीन है, उसमें सीपिया है। हाँ सर। इस केस के माध्यम से भी मैंने आपको कॉज और उसका रिएक्शन, बीमारी का रिएक्शन एक्यूट डिजीज क्रॉनिक में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, लेकिन मैं करवा दूंगा इसको ना। ये ना करो, इसमें थोड़ा सा ड्रिबलिंग, चलो करवाते हैं। इस लेडी को यूरिन अपने आप थोड़ा थोड़ा निकल जाता था। ये केस आपके पास बहुत आते होंगे। और जब ब्लैडर फुल हो जाता था तो रिटेन नहीं कर पाती थी। हर थोड़ी देर बाद, एक मिनट म्यूट करता हूँ पहले आप लोगों को। इसने मेरे को बताया, ये शी इज़ ए टीचर इन स्कूल। हर थोड़ी देर बाद स्कूल में मुझे बाथरूम जाना पड़ता है। मुझे अपने आप को बहुत बुरा फील होता है जब स्कूल में मुझे बच्चों को छोड़कर, क्लास को छोड़कर बाथरूम जाना पड़ता है। आगे डॉक्टर साहब गर्मी भी आने वाली है। देखिए पंजाब में बहुत वेदर्स आर एक्सट्रीम, यहाँ एक्सट्रीम की सर्दी और एक्सट्रीम की गर्मी पड़ती है। तो इसने मुझे बोला कि अभी तक तो सर्दी है, लेकिन आने वाले समय में बहुत गर्मी हो जाएगी, तो फिर स्मेल भी आने लगेगी, फाउल ऑर्डर आएगा, उसकी भी प्रॉब्लम रहेगी। हर समय दिमाग में यही बात चलती रहती है कि आगे गर्मियों में क्या होगा। चलते वक्त, जोर से कदम रखते वक्त, स्नीजिंग से, खांसी से जो यूरिन है वो अपने आप निकलता है। दिस वाज द केस। इसमें अब जैसे संदीप ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कैसे लेते हैं, जो हमारी पाठक की रिपर्टरी है ना, इसमें कुछ रुब्रिक्स हैं जिनको हम एडजेक्टिव रुब्रिक बोलते हैं। एनीबॉडी नो द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? डॉक्टर मनीषा? एडजेक्टिव का क्या मीनिंग होता है? अनम्यूट कर लो अपने आप को। एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता जो बताते हैं उसकी, किसी व्यक्ति की जो उसकी विशेष चीज़ है, जो उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो देयर आर मैनी एडजेक्टिव रुब्रिक्स इन द पाठक रिपर्टरी। एवरीबॉडी शुड नो ईच एडजेक्टिव रुब्रिक, बिकॉज एडजेक्टिव रुब्रिक से अगर हम उसको प्राइमरी रुब्रिक ले लेते हैं तो केस बहुत अच्छी तरह से निकलता है।
ये डॉक्टर संदीप ने जो बताया वो बहुत मतलब एक अच्छी बात है कि हम एडजेक्टिव के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एडजेक्टिव रुब्रिक लिया, द रुब्रिक सिलेक्टेड फ्रॉम द पाठक रिपर्टरी वाज गिल्ट, गिल्ट GUILT। एक्चुअली दिस इज़ नॉट ओनली गिल्ट, दिस इज़ गिल्टी, गिल्टी इज़ एडजेक्टिव, ठीक है। उसको ये फील होता था कि क्लास को छोड़ कर जाती हूँ, बच्चों को छोड़ कर जाती हूँ, बार बार जाना पड़ता है। तो ये उसका रिएक्शन था कि उसके अंदर वो भावना आ रही थी कि मुझे अपने आप को बहुत बुरा लगता है। ये एम्बैरेसिंग नहीं है, एम्बैरेसिंग होता तो वो बोलती कि मुझे शर्म आती है, सबके सामने ऐसा करना पड़ता है, सब देखते हैं, वो एम्बैरेसिंग होती है। तो अभी क्लास 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। मैं तो भैया आज आपके लिए 20 के लगभग केस लेकर आया हूँ, तो एक बार तो ज्वाइन करेंगे दोबारा हम। तो फर्स्ट रुब्रिक प्राइमरी रुब्रिक, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। प्राइमरी रुब्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको कोई ऐसा रुब्रिक मिल जाए जो रुब्रिक आप छोड़ ही नहीं सकते 100%, चाहे ये रुब्रिक फिजिकल हो चाहे पर्टिकुलर हो, उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब दवाई उसी के बीच में पड़ी है और बाकी के रुब्रिक्स जिनको हम सपोर्टिव रुब्रिक्स बोलते हैं उसके माध्यम से दवाई को फिल्टर कर लेना है। तो दिस इज़ माय कॉन्सेप्ट, प्राइमरी रुब्रिक एंड सपोर्टिंग रुब्रिक्स। द सपोर्टिंग रुब्रिक सिलेक्टेड फॉर दिस पेशेंट वाज फियर फ्यूचर। आने वाले समय का डर है उसे कि आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, इसके लिए ना पाठक रिपर्टरी में रुब्रिक है फियर फ्यूचर, बड़ा लंबा सा रुब्रिक है, आप फ्यूचर के अंतर्गत ही देख लीजिए। और यूरिन ड्रिबलिंग तो था, बताओ कौन सा है। फियर फ्यूचर मिसफॉर्च्यून इवल फोरबोर्डिंग्स, फियर के अंडर दिया हुआ है ये वाला। आपके पास कौन सी दवाई आ रही है इस रुब्रिक, इसको लगाने के बाद वापस कैसे जाना है? स्टार्टिंग कॉल रिपर्टरी में आ जाओ, आप कीजिए, रिपर्टराइज कीजिए। सबसे पहले लीजिए गिल्ट, डिजिटलिस, दूसरा रुब्रिक लीजिए यूरिन ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग। यार फिर दवाई थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, फियर फ्यूचर भी लिया हुआ है। यही आ रही है सब, बाकियों के पास मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछूंगी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ दवाई कोई और मेंशन कर दी है, ये डिजिटलिस ही होनी चाहिए। एक ही दवाई आ रही है ना, डिजिटली आ रही है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे फियर फ्यूचर ऑफ है ना, तो मतलब जो फियर है वो फ्यूचर का है, नॉट पर्टिकुलर। मतलब मेरा एक अभी तक का मेरा ये कंफ्यूजन है कि ये मैंने जब भी मैं इसको लेती हूँ तो मैं इसको, अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज है और उसको लगता है कि ये कहीं फ्यूचर में बढ़ ना जाए, क्या ये हम सेफली वाला रूब्रिक वहां पे लगा सकते हैं? या जैसे एक पेशेंट को वैसे लगता है कि नॉट पर्टिकुलर डिजीज को लगता है कि यार फ्यूचर में कुछ हो ना जाए, या फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो उस वक्त ये ज्यादा एप्लीकेबल है। मतलब ये इसमें मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहा। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक आपने बात बोली कि मुझे फ्यूचर में कुछ हो ना जाए आने वाले समय में, इसमें ना दो बात है। अगर तो कोई ऐसी कंडीशन जो अभी भी प्रेजेंट है, अभी उसके हालात, अभी उसका बीज डल चुका है, अभी वो फसल पकी नहीं है, फ्रूट नहीं आया, लेकिन डर है कि वो आ ना जाए, उसको हम फियर फ्यूचर में कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर
बीज ही नहीं डला, फिर भी मुझे डर लग रहा है, तो उसको हम एंटीसिपेशन लेंगे। एंटीसिपेशन बिना बीज के है, और जो फियर फ्यूचर है ये बीज में है। इसमें अभी कुछ ना कुछ आसार हैं, अभी इसका यूरिन निकल रहा है, और आने वाले समय में ये कहीं भयंकर रूप धारण ना कर ले, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ। तो फिर इसको हम ले सकते हैं। और अगर है ही कुछ नहीं है, तो फिर मैं खुद ही एंटीसिपेट ही कर रहा हूँ ना कि ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए। तो उसका बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड रूब्रिक पाठक रिपर्टरी में है, एंटीसिपेशंस एंड एग्रावेशन फ्रॉम एंटीसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट। सर कॉशियस कब लेंगे सर? हाँ, कॉशियस कॉशियसनेस। कॉशियस तो डॉक्टर साहब बिल्कुल ही अलग कॉन्टेक्स्ट है ना। मैंने एक बात आपको बताई थी कि पेशेंट क्या बोलता है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि वो कैसे बोलता है। ठीक है, कॉशियस तो ये कोई प्रिकॉशन थोड़ी ले रही है। कॉशियस किसी डिजीज़ के पहले ही हो जाता है, अभी बीमारी हो ही नहीं तो मैंने पहले से ही इंतज़ाम कर लिया। ठीक है, वो कॉशियस है कि ऐसा कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, इसलिए मैं वो सैर करता हूँ। वो पहले ही सोच के, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो वो कॉशियस है। अगर उसके लिए वो अभी से कुछ प्रिपरेशन करते हैं तो। नेक्स्ट केस जो है वो आर्थराइटिस का केस है। हमारे पास हमारे फेवरेट केस है आर्थराइटिस के। इसको जो आम सभी सिम्टम्स आर्थराइटिस के रहते हैं वो तो थे ही थे। पेन्स, धूप में जाने से दर्द कम हो जाती है। जैसे पेशेंट बहुत बातें करता है ना, मैंने वैसे पेशेंट की लैंग्वेज में ही लिखा होता है केस, इसीलिए कुछ बातें इररिलेवेंट होती हैं। गले में हल्की हल्की दर्द भी रहती है, राइट हैंड मेरा नम रहता है। तो मैंने ना फिर इसके सारे सिम्टम पूछ के, जो कॉमन सिम्टम थे, मैंने इसको एक क्वेश्चन पूछा। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर आता हूँ, डॉक्टर संदीप आप कॉन्स्टिट्यूशन पे आता हूँ मैंने पूछा कि आपको इस बीमारी की वजह से आपकी लाइफ में क्या दिक्कत है, हम सीधा पूछते हैं। तब इसने बोला कि डॉक्टर ना मेरा अंदर दिल लगदा ना बाहर लगदा, कदी बाहर दरवाजे ते खड़ी हुंदी हां ते फिर अंदर आ जांदी हां ते अंदर आके फिर बाहर चली जाती हाँ। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करता हूँ, ना मेरा दिल घर के भीतर लगता है ना बाहर लगता है, कभी दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, फिर अंदर आ जाती हूँ और फिर बाहर चले जाती हूँ। बहुत समय हो गया दवाई खाते खाते, 3-4 साल लगभग हो गए हैं, बहुत समय हो गया है दवाई खाते खाते, और पता नहीं कब आराम आएगा, इतना समय हो गया है। तो मैंने फिर इसको पूछा कि और बताइए, आप बहुत अच्छा बता रहे हो, और बताइए। हम लोग ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते, फिर हम थोड़ा सा उसको मोटिवेट करते हैं, यस और बताइए और बताइए। तो और में फिर इसने बोला कि डॉक्टर साहब पहले मैं घूमना फिरना एंजॉय करना सब पसंद करती थी। इन्हें क्या कि मैं घूमना फिरना एंजॉय सब करती सी, जदों तो बीमार हुई मेरा मन ही नहीं करता किसी चीज़ नूं। जब से मैं बीमार हुई हूँ मेरा मन जो है वो किसी चीज़ को नहीं करता, कोई मैं अब घूमती फिरती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती। मैंने पूछा और क्या परेशानी है? मुझे चिंता बहुत रहती है, बेटे के एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम भी है उसका, पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दिस वाज द केस। कोई इनपुट? cannot rest at देखो one position. सभी बच्चे आए क्लास में, कितने होशियार बच्चे आए आज, एक साथ ही इतने सारे राइट। जो पहला प्राइमरी रूब्रिक वो रेस्टलेसनेस,
ठीक है, प्राइमरी रुब्रिक अच्छा। वाज रेस्टलेसनेस। अब पिछले केस में मैंने आपको एक रुब्रिक कंडीशन बताई थी कि एक जुकाम है जो 2-3 दिन में, हाँ, जो 2-3 दिन में ठीक नहीं हुआ, तो लंबा टाइम हो गया, वहाँ पे मैंने क्रॉनिसिटी लगाया, इम्पेशंस नहीं लगाया। यहाँ पे इम्पेशंस है, क्रॉनिसिटी नहीं है, क्योंकि क्रॉनिसिटी तो ऑलरेडी इस केस में है। आर्थराइटिस इज़ ए क्रॉनिक कंडीशन, और आर्थराइटिस जब इसके सारी रिपोर्ट्स, इसके आरए फैक्टर, एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज़ और सारा कुछ पॉजिटिव है, उसी हिसाब से जो ये बोल रही है कि इसने 2-3 साल दवाई खाई है, तो अब पता नहीं कब ठीक होगा, बहुत टाइम हो गया है। अब